वेलकम स्टूडेंट्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम देखेंगे प्रश्नावली की विधि का पाठ देखेंगे। प्रश्नावली की जो हमारी हमने पद्धति देखी थी ना प्रश्नावली की, तो प्रश्नावली के पद्धति हम क्या देखेंगे, डाक द्वारा प्रश्नावली देखेंगे आज। ओके स्टूडेंट्स, तो डाक द्वारा प्रश्नावली भी प्रश्नावली का ही एक भाग है। हमने प्रश्नावली देखी, फिर आदर्श प्रश्नावली के लक्षण भी देखे। अब हम देखेंगे डाक द्वारा प्रश्नावली। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या है डाक द्वारा प्रश्नावली। पहले हम उसका क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे। तो अर्थ में देखिए क्या है, आदर्श प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात जिससे सूचना प्राप्त करनी हो ऐसे उत्तरदाता को दी गई समयावधि में सभी प्रश्नों के उत्तर देकर वापस भेज देने का निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, डाक द्वारा प्रश्नावली क्या है। तो मैं क्या करूँगा, समझो मैं कोई कंपनी का मालिक हूँ, तो मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, मतलब मुझे काम करने के लिए लोग चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्नावली बनाई। उसमें मैंने सब मतलब जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कहाँ तक पढ़े हो, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपके स्किल्स क्या है, ओके, आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो मैं सब क्वेश्चन बना दिए। फिर क्वेश्चन मैंने डाक द्वारा आपको भेजे और फिर मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्नों का मुझे अच्छे से आंसर दीजिए और मुझे डाक द्वारा फिर से मुझ तक भेज दीजिए। तो इस पद्धति को हम क्या कहेंगे, डाक द्वारा प्रश्नावली। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे एक पत्र पर, एक लिफाफे पर, तो आपने उसको पढ़े, उसका मुझे आंसर दिया और किसके थ्रू मुझे वापस भेजा, डाक के थ्रू भेजा। मतलब इस पद्धति को हम क्या कहेंगे, डाक द्वारा प्रश्नावली। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इसलिए प्रत्येक उत्तरदाता को उनके पते वाला योग्य डाक टिकट लगाया हुआ प्रति उत्तर का लिफाफा भेजना आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक उत्तरदाता को वो जिस जगह रहता होगा, स्थानीय कोई पोस्ट होगी, उसका उस पर टिकट लगाना है और सही से एड्रेस देना है। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स देकर लिफाफे में रखकर आपको टिकट लगाकर वापस भेज देना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, प्रश्नावली के प्रश्न स्पष्ट। अभी प्रश्नावली के प्रश्न कैसे होने चाहिए, तो स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल और सटीक होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मतलब स्पष्ट मतलब आपने जो भी टाइपिंग की, टाइपिंग सही होनी चाहिए, को लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। फिर संक्षिप्त, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछने नहीं है। और सरल मतलब क्वेश्चन के आंसर सरल हो, मतलब क्वेश्चन सरल होने चाहिए, जैसे कि उत्तरदाता आंसर सरलता से दे सके। आगे देखिए, वर्तमान समय में प्रश्नावली कंप्यूटर तथा मोबाइल द्वारा भी भेजा जाता है। आज के समय में देखा जाए, प्रवर्तमान समय में, तो प्रश्नावली आप कैसे भेज सकते हो कि कंप्यूटर, या तो कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल द्वारा भेज सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, डाक द्वारा प्रश्नावली के गुण। नंबर 1, जब सूचना प्राप्ति का क्षेत्र विशाल हो तब सूचना एकत्रित करने हेतु इस पद्धति की उपयोगिता विशेषकर होती है। मान लीजिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, विशाल क्षेत्र है, तो इतने लोग जाकर लोगों को प्रश्न तो नहीं पूछ सकते, इतने खर्च हमारा ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर जब भी क्षेत्र विशाल हो तो हम इस पद्धति का यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बनाने हैं और उसके कॉपीज़ बनानी है। मतलब आपने एक पेज पर क्वेश्चन लिख दिए, ओके, उसकी खाली कॉपीज़ बनानी है और कॉपीज़ लोगों को बांट देनी है। फिर लोग वो पढ़कर उसका आंसर देकर आपको फीडबैक देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट है, यह पद्धति सरल है और कम खर्च से सूचना को प्राप्त करती है। यह पद्धति क्या है, एकदम सरल पद्धति है, क्योंकि आपको क्या करना है, खाली क्वेश्चन लिखने एक लिफाफे पर और उसके कॉपीज़ बनाकर लोगों को भेजने हैं। कोई ज़्यादा आपको खर्च भी आएगा नहीं और पद्धति भी क्या है, एकदम सरल है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जिन क्षेत्रों में टेलीफोन या व्यक्तिगत के माध्यम द्वारा संपर्क करना कठिन हो, ऐसे क्षेत्र में रहे उत्तरदाताओं से गणक इस पद्धति द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, जिस क्षेत्र में टेलीफोन के माध्यम नहीं है या तो व्यक्तिगत माध्यम नहीं है, मतलब लोगों का संपर्क ज़्यादा नहीं है, उस एरियाज में, मतलब उस स्थान पर, उस जगह पर आप क्या कर सकते हो, इस पद्धति का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कोई भी गाँव हो, छोटे से छोटा गाँव हो, वहाँ डाक की सुविधा उपलब्ध होती ही है 100%। इसलिए यह पद्धति काम आती है। मतलब
रूरल एरिया मतलब जो गांव के एरिया है ना, मोस्ट ऑफली वहाँ टेलीफोन के माध्यम नहीं होंगे या कोई सुविधा नहीं होगी, उस जगह पर आप इस पद्धति का यूज़ कर सकते हो। तो यह क्या होगा, हमारा फायदा हो गया। अब हम देखेंगे इसके दोष। तो नंबर 1, जब उत्तरदाता अशिक्षित हो तथा उनमें असहकार की भावना हो तब यह पद्धति अनुपयोगी सिद्ध होती है। मान लीजिए उत्तरदाता अशिक्षित है, तो आपने क्वेश्चन लिखे, उसको पढ़ने नहीं आ रहे, तो भले हिंदी में लिखे हो इंग्लिश कोई भी हो, अगर हिंदी में भी लिखे आपने क्वेश्चन फिर भी वो अशिक्षित है, उसको हिंदी वर्ड भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपकी प्रश्नावली कुछ काम की नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स। और असहकार की भावना हो मतलब वो आप उत्तरदाता आपको साथ ना दे, मतलब आपको सहकार ना करे, मतलब उसको क्वेश्चन मिल गया, उसको पढ़ना भी आता है, फिर भी वो आपको आंसर नहीं दे रहा है, मतलब आपके साथ वो सहकार नहीं दिखा रहा है, तब यह पद्धति हमें काम में नहीं आती, बिन उपयोगी सिद्ध होती है। सेकेंड, कितनी बार उत्तरदाता से प्राप्त सूचना गलत होती है अथवा अधूरी या उत्तर दिए बिना ही प्रश्नावली ग्राहक को वापस भेज दी जाती है। कई बार क्या होता है कि जो उत्तरदाता है ना वो गलत आपको उत्तर दे रहा है, मतलब गलत आपको आंसरिंग कर रहा है, तो आपको जो आंसर मिले वो क्या मिलेगा, गलत। तो गलत आंसर का आप क्या करोगे, मतलब आपके लिए यह पद्धति क्या होगी, बिन उपयोगी। या तो अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन प्रश्नावली में पूछे लेकिन उन्होंने खाली सिर्फ 15 क्वेश्चन के आपको आंसर दिए, तो तब यह पद्धति हमें उपयोगी नहीं है क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारा क्या है, नेगेटिव पॉइंट मतलब दोष है। पॉइंट नंबर 3, आलसी उत्तरदाता प्रश्नावली खो देते या सूचना देने में विलंब करते। अगर मान लीजिए कोई उत्तरदाता आलसी हो तो क्या करेगा, जिम्मेदारी से कार्य नहीं करेगा और प्रश्नावली खो देगा या फाड़कर फेंक देगा, कुछ भी कर सकता है, तब यह पद्धति हमारे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होती। और क्या होता है, सूचना देने में अगर विलंब करे, मान लीजिए उसको पढ़ना लिखना भी आता है, उसने सभी प्रकार के आंसर भी दे दिए लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया तो आपको मिलेगा क्या, फीडबैक, मतलब आपको वो जो आंसर है वो आंसर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने काम में विलंब कर रहा है। अगर जब भी वो अपने काम में विलंब करे तो समझ ले तो हमारे यह पद्धति उपयोगी सिद्ध नहीं होती। लास्ट पॉइंट हमारा, इस पद्धति में उत्तरदाताओं को सूचना की स्पष्टता दे सके या प्रश्नों का अर्थघटन करने में सहायताभूत हो ऐसे व्यक्तियों की कमी रहती है, जिससे प्रश्नों का गलत अर्थघटन होने की पूरी संभावना रहती है। ध्यान देना स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कभी कभी कि सूचना की स्पष्टता दे सके ऐसे व्यक्ति आपके पास नहीं होते। हमने प्रत्यक्ष जांच पढ़ी थी, तो प्रत्यक्ष जांच में हमने क्या देखा था कि आपके सामने गणक होता है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको उसका आंसर मतलब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आप गणक को पूछ सकते हो ना, तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ आपके सामने गणक है क्या, नहीं है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा तो आप आंसर गलत दोगे या आंसर दोगे ही नहीं। एक तो आंसर गलत दोगे या तो इन्फॉर्मेशन अधूरी रखोगे। तो इस पद्धति का ये क्या हो गया, दोष, क्योंकि आपके सामने प्रैक्टिकली कोई व्यक्ति नहीं है, कोई गणक नहीं है कि जिससे आप क्वेश्चन पूछ सको। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से यह डाक द्वारा प्रश्नावली के दोष हो गए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। ओके, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अन्य स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई मतलब उनकी भी पढ़ाई हो सके। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो और भी बच्चे पढ़ सके, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।